स्टूडेंट्स, ये हमारा जो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स नाम का सेक्शन है फिजिक्स के अंदर, उसका ये दूसरा चैप्टर है। ओके, तो दूसरा चैप्टर क्या है, इसका नाम है थर्मल एक्सपांसन। थर्मल का मतलब होता है, थर्मल तुम जानते हो टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, हीट से रिलेटेड होता है, उसके कारण जो एक्सपांसन होता है। एक्सपांसन मतलब होता है वृद्धि, बढ़ना, राइट। तो ये हो सकता है कि तुम्हारा एरिया के अंदर एक्सपांसन हो जाए, हो सकता है लेंथ में एक्सपांसन हो जाए, वृद्धि हो जाए, या हो सकता है वॉल्यूम में एक्सपांसन हो जाए। तो वो जो हीट करने के कारण, जो गर्म होने के कारण जो एक्सपांसन होता है, या कोल्ड करने के कारण जो कॉन्ट्रैक्शन होगा यानी कमी आएगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं, राइट, कोई भी पदार्थ लोगे तो वो एक्सपांड कर जाता है, यानी वो बढ़ जाता है जब उसको हीट किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, ये जो थर्मल एक्सपांसन होता है उसका कारण ये होता है, वो होता है क्योंकि जो एवरेज सेपरेशन होता है, राइट, एवरेज सेपरेशन किसके बीच में? एटम्स के बीच में। तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो किससे बना होता है? तो वो कंस्टिट्यूएंट जो होता है उसका, ऑब्जेक्ट का, वो होता है उसके एटम्स। तो अगर एटम्स के बीच का सेपरेशन जो है, दूरी है, वो बढ़ जाए, वही कारण होता है थर्मल एक्सपांसन होने का, राइट। तो अगर तुम एटम को देखोगे तो नॉर्मली ये देख सकते हो कि ये सारे क्या हैं, ये यहाँ पे ये एटम है, एटम से मिलके कोई भी ऑब्जेक्ट बना होता है। और वो एटम एक दूसरे से अगर देखोगे तो एक स्प्रिंग, जो कि स्टिफ स्प्रिंग बोल सकते हो, स्टिफ स्प्रिंग, इनसे जुड़े रहते हैं, अटैच रहते हैं, ऐसा इमेजिन किया जा सकता है, माना जा सकता है कि जो भी ऑब्जेक्ट के एटम हैं वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं? स्टिफ स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे जो भी ऑर्डिनरी टेम्परेचर होता है, यानी ये ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है, ऑर्डिनरी अगर टेम्परेचर पे देखोगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो एटम है किसके अंदर? सॉलिड के अंदर, एटम्स इन ए सॉलिड, ये क्या करता है, ये जो एटम्स है ये अपने जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है इनका, उसके अबाउट ऑसिलेट करता है। अबाउट ऑसिलेट, किसके अबाउट? इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट जो है ये ऑसिलेट करता रहता है, टू एंड फ्रो करता रहता है। और इस ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड देखोगे कि कितना एम्पलीट्यूड का होता है, ये जो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एम्पलीट्यूड देखोगे इसका, ऑसिलेशन का, तो इतना 10⁻⁻11 मीटर, ठीक है। अब अगर तुम देखोगे कि ये दो एटम के बीच का एवरेज सेपरेशन कितना है, एवरेज स्पेसिंग कितना है दोनों के बीच का, बिटवीन द एटम, तो ये हमेशा हम एवरेज की बात कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है, तो हम एवरेज देखते हैं। तो ये लगभग लगभग होता है 1 एंगस्ट्रॉम, यानी 10⁻⁻10 मीटर के आसपास। ये बात समझे? देखो, जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो इनके जो एटम हैं उनका जो ऑसिलेशन हो रहा है, ऑसिलेशन, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। जो एम्पलीट्यूड है, इसको हम ए से दिखाते हैं, ये बढ़ जाता है, यानी वो जोर जोर से ऐसे, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये मान लो ये मीन पोजीशन है यहाँ पे, तो यहाँ से इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से, वो बढ़ जाएगा, यानी वो अभी ज़्यादा ऊपर नीचे जाने लगेगा ये। अब तो इनके बीच का क्या है, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, उस कारण से क्या होगा, इस कारण से जो इनके बीच का सेपरेशन है, एवरेज सेपरेशन था किसके बीच में? एटम्स के बीच में, बिटवीन एटम्स, वो भी बढ़ जाएगा। जैसे तुम तापमान बढ़ाए तो एवरेज सेपरेशन भी बढ़ गया, एम्पलीट्यूड बढ़ा था उस कारण से। तो क्या होता है, जैसे ये बढ़ जाओगे तो इस कारण से क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सपांड कर जाता है, बढ़ जाता है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, एक्सपांड कर जाता है। तो कोई पूछे कि थर्मल एक्सपांसन क्यों होता है, तो तुम क्या बोल सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो एटम अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा था, उसका क्या हो गया, तो उसका जो है एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, वो बड़े एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करने लगता है,
और उस कारण से जो दो एटम्स के बीच का सेपरेशन है वो बढ़ जाता है, और कंसिक्वेंटली इसके परिणाम स्वरूप जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो मोस्टली ज़्यादातर केस में देखोगे तो जो थर्मल एक्सपांसन होता है, थर्मल एक्सपांसन ये किस कारण से आता है, ये आता है क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व होता है, पोटेंशियल एनर्जी का जो कर्व होता है वो अगर एसिमेट्रिक होता है, एसिमेट्रिक होता है नेचर, इस कारण से अगर पोटेंशियल एनर्जी कर्व का नेचर कैसा है, एसिमेट्रिक, तो उस कारण से होता है। ठीक है, अगर अब देखेंगे हम कि पोटेंशियल एनर्जी का कर्व पहले तो कैसा होता है। ठीक है, वो देखो तुम, ये मान लो ये है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस पे, ठीक, और ये है तुम्हारा अलग अलग टेम्परेचर पे जब तुम देखोगे, ठीक है, तो ये कर्व तुम्हारा ऐसा बन के आता है। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे ये क्या है, टेम्परेचर है, तो ये बीच वाले टेम्परेचर का नाम हम दे देंगे TO। यहाँ पे कोई टेम्परेचर पॉइंट ले लोगे, इसका नाम हम बोल देंगे T1, इस पॉइंट का नाम बोल देंगे T2, कुछ भी। तो जो T2 पे एनर्जी मिलेगा यहाँ पे उसका नाम देंगे E2, T1 पे जो मिलेगा उसका E1, और यहाँ पे जो नीचे मिलेगा उसको EO बोल देते हैं। तो ये है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी का कर्व। अब देखो ये ऐसा कुआं की तरह दिख रहा है, इसीलिए इसको वेल भी बोला जाता है, इसलिए इसको जो है वेल बोला जाता है, कुआं ये अंदर में जो जा रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि एटॉमिक लेवल पे थर्मल एक्सपांसन को कैसे समझा जाए। ठीक है, तो अब समझो कि जो हमारा थर्मल एक्सपांसन है उसको तुम देख सकते हो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, किसका, ऑफ द एटम्स, ऑफ एटम्स, वो क्या होता है, वो वेरी करता है, वेरीज यानी बदलता रहता है विथ डिस्टेंस। जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तुम बात करोगे, अगर ये एटम कैसा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होता है किसी भी एटम का, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। कब, जब तुम्हारा जो ये वेल जो तुमने ये बनाया था गड्ढा, ये कैसा हो, सिमेट्रिक हो, इधर और इधर सेम दिखे, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे मिनिमम मिलेगा, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मिलेगा मिनिमम। मिनिमम कब, जब वेल, वेल का मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी वाला ग्राफ का वेल इज सिमेट्रिक। ये बात समझ गए। अब तुम जानते हो कि किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, एट ए गिवन टेम्परेचर, ईच एटम, जो तुम्हारे हर एक एटम है, ईच एटम वो क्या करता है, वो वाइब्रेट करता है, किसके अबाउट वाइब्रेट करता है, तो ईच एटम वाइब्रेट्स अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। और इसका जो एवरेज पोजीशन होता है, एवरेज पोजीशन जो देखोगे पूरे वाइब्रेशन के दौरान, तो वह कहाँ पे रहता है, वो रिमेन्स एट मिनिमम पॉइंट, ये रिमेन्स एट मिनिमा का जो पॉइंट है, ये नीचे वाला जो पॉइंट है ग्राफ में, मिनिमम पॉइंट पे ही रहता है। तो किसी भी तापमान पे देखोगे ईच एटम अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करता रहता है, और एवरेज पोजीशन देखोगे तो मिनिमम पॉइंट पे रहेगा। लेकिन क्या हो अगर इफ जो शेप ऑफ वेल है वो सिमेट्रिक नहीं हो, नॉट सिमेट्रिक हो, तो क्या होगा। तो इसका जो एवरेज पोजीशन निकालोगे एटम का, एवरेज पोजीशन वो अब मिनिमम पॉइंट पे नहीं आएगा। एवरेज पोजीशन ऑफ एन एटम विल नॉट बी एट मिनिमम
पॉइंट। अगर ये सिमेट्रिक था तो दोनों को जुड़ के ये बीच में आ जाएगा, लेकिन एसिमेट्रिक है तो किसी साइड में कम है या किसी साइड में ज़्यादा है। तो अब जो है मीन पोजीशन इधर पे यहाँ पे नहीं आएगा मिनिमा पॉइंट पे, अब कहीं और आएगा। समझ रहे हो? तो क्या हो जाता है कि देखो कि जब भी व्हेन टेम्परेचर को रेज कर दिया जाता है, तो तुमने अभी देखा कि जो एम्पलीट्यूड था किस चीज़ का, वाइब्रेशन का, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वो क्या हो गया था, वो बढ़ गया था। उस कारण से क्या होता है, इस कारण से क्या होता है कि जो अब इनके एवरेज पोजीशन आएंगे एटम्स के एवरेज पोजीशन, वो कहाँ पे चला जाएगा, तो वो लोकेटेड होगा, लोकेटेड एट ए ग्रेटर इंटर एटॉमिक सेपरेशन। इंटर एटॉमिक सेपरेशन क्या मतलब हुआ इसका, देखो अभी ये जो दो एटम थे ये जैसे तुम्हारे स्प्रिंग से जुड़े हुए थे, अब ये तेज तेज वाइब्रेट कर रहा है, दूर दूर जा रहा है। तो अब क्या होगा, अब इसका ये इधर की तरफ ज़्यादा जा रहा है, तो ये जो मीन पोजीशन है अब वो मिनिमम पॉइंट पे नहीं होके ये जब इन दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ जाएगा, जहाँ पे ग्रेटर इंटर एटॉमिक यानी दो एटम के बीच का सेपरेशन जो बढ़ा हुआ है वहाँ पे अब लोकेटेड होगा मिनिमम पोजीशन, एवरेज पोजीशन, क्योंकि अब ये दूर दूर तक जा रहा है वाइब्रेट करके। समझे? और इसी कारण से यही जो बढ़ा हुआ सेपरेशन है इंटर एटॉमिक सेपरेशन, इसको हम बोल देते हैं थर्मल एक्सपांसन। तो एक बार ये सारे पॉइंट को फिर से देखो कि हो क्या रहा है। तो तुम जान रहे हो कि हम अभी देख रहे हैं थर्मल एक्सपांसन को एटॉमिक लेवल पे देख रहे हैं कि एटम के लेवल पे क्या हो रहा है। तो एटम के लेवल पे ये हो रहा है कि हमारा पहले हमने ग्राफ देखा पोटेंशियल एनर्जी का, जो कि डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा था। किसी भी एटम का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, और अगर ये वेल सिमेट्रिक है तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा इस पे आएगा। किसी भी गिवन टेम्परेचर पे एटम जो है इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद वाइब्रेट करता है, और जो इनका एवरेज पोजीशन निकालोगे तो वो मिनिमा वाले पॉइंट यहाँ पे आता है। लेकिन अगर वेल सिमेट्रिक ना हो तो क्या होगा, तो अब जो एवरेज पोजीशन है वो मिनिमम पॉइंट पे नहीं लाई करेगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है, उस कारण से जो एवरेज पोजीशन अभी होगा वो इंटर एटॉमिक सेपरेशन जहाँ पे ग्रेटर वाला है उधर साइड पे होगा। इस कारण से दूरी बढ़ने के कारण से क्या हो जाता है, दो एटम के बीच की दूरी बढ़ने के कारण से हो जाता है ये थर्मल एक्सपांसन। ठीक है, अब हम देखेंगे लीनियर एक्सपांसन। ठीक है, अब मान लो कि कोई एक थिन रॉड है, रॉड था जिसका लेंथ क्या था L। ठीक है, इसके टेम्परेचर को जो इनिशियल टेम्परेचर था वो था T, वहाँ से बढ़ा के अभी कर दिया T प्लस डेल्टा T, यानी थोड़ा सा टेम्परेचर क्या किया, बढ़ा दिया। अब ये डेल्टा T इज़ नॉट टू लार्ज, यानी बहुत ज़्यादा चेंज मत करो टेम्परेचर में, नॉट टू लार्ज। तो उस कारण से होता है कि इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ के अब कितना हो जाएगा, पहले L था तो अब L से बढ़ के हो जाएगा L प्लस डेल्टा L। थोड़ा सा चेंज आ गया लेंथ में, डेल्टा L। डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, यह है डेल्टा T। और डेल्टा L क्या है, चेंज इन लेंथ। तो देखने को मिलता है कि जो चेंज इन लेंथ आता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है चेंज इन टेम्परेचर के। जैसे जैसे तुम तापमान बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है। एंड देखने को मिलता है कि जितना लंबा रॉड लिया उसके अंदर लेंथ में चेंज उतना ही ज़्यादा मिलता है। तो डेल्टा L ऑल्सो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, यानी जिस रॉड का लेंथ ज़्यादा उसके अंदर चेंज लेंथ में ज़्यादा आएगा। तो जितना टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज करोगे उतना ही लेंथ में चेंज आता है। तो ये दोनों को कंबाइन करोगे तो डेल्टा L प्रोपोर्शनल हो जाएगा L डेल्टा T के। और जैसे तुम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो डेल्टा L बराबर हो जाएगा, एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा अल्फ़ा गुने L गुने डेल्टा T। और ये है हमारा पहला इक्वेशन। तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, जो अल्फ़ा है ये कांस्टेंट है जिसको हम नाम देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ, लेंथ में चेंज आ रहा था ना तो हम बोल देंगे लीनियर एक्सपांसन।
यानी डेल्टा एल बराबर आ गया अल्फ़ा गुने एल गुने डेल्टा टी। अब ये जो होता है किसी भी रॉड का, इसका जो यूनिट होता है अल्फ़ा का यूनिट जो होता है कोफिशिएंट ऑफ इसका होता है पर केल्विन कह दो, या क्या बोलोगे पर डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है? अब देखो अल्फ़ा जो है अल्फ़ा वो डज डिपेंड स्लाइटली, ये थोड़ा सा डिपेंड करता है किस पे, ऑन द टेम्परेचर पे। लेकिन हमने पहले ही बोल दिया था कि जो डेल्टा टी है वो काफ़ी छोटा है। डेल्टा टी क्या है, काफ़ी स्मॉल रहता है। यूजुअली क्या होता है कि ये अल्फ़ा का जो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बदलो तब भी अल्फ़ा लगभग क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है। तो इसीलिए हम अल्फ़ा को कांस्टेंट ही मान के चलेंगे, क्योंकि हम अपने चेंज इन टेम्परेचर को सारे क्वेश्चन में स्मॉल रखेंगे। ठीक है, तो हम अल्फ़ा में जो बदलाव आता है टेम्परेचर के कारण उसको इग्नोर कर देंगे। समझ में आ रहा है? अब हम देखते हैं वॉल्यूम का एक्सपांसन, इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम का एक्सपांसन। अब देखो वॉल्यूम किससे मिल के बना होता है, किसी भी चीज़ का अगर वॉल्यूम देखोगे तो ये लेंथ से ही तो मिल के बना होता है, अलग अलग ये लेंथ है इनके साइड्स के, और उसी से होता है वॉल्यूम। तो जो लीनियर डायमेंशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का, लीनियर डायमेंशन वो क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है जब तुम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हो, चेंजेज विथ टेम्परेचर, राइट। जो लीनियर डायमेंशन है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। तो इस कारण से क्या होगा, जो अगर लीनियर डायमेंशन चेंज होगा तो सरफेस एरिया भी चेंज होगा, चेंजेज विथ टेम्परेचर। वैसे ही अगर देखोगे तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, चेंजेज विथ टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि लेंथ और विड्थ ये दोनों ही लेंथ हैं, इनसे मिलकर बनता है सरफेस एरिया, और लेंथ विड्थ और हाइट ये मिलकर बनता है वॉल्यूम। तो अगर लेंथ में चेंज आ रहा है, विड्थ में चेंज आ रहा है टेम्परेचर के साथ, तो एरिया में भी आएगा, वॉल्यूम में भी आएगा। ये तो क्लियर बात है, समझ रहा है? तो देखने को क्या मिलता है कि अगर डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर जो है लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, इतना से कम ही रखना होता है मेनली, तो क्या होता है कि जो वॉल्यूम में चेंज आता है डेल्टा भी, वॉल्यूम में चेंज वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर में चेंज के, और जो वॉल्यूम में चेंज होता है वो प्रोपोर्शनल हो जाता है वॉल्यूम के भी। जैसे लेंथ में चेंज देखे थे डेल्टा टी और एल पे डिपेंड कर रहा था, वैसे वॉल्यूम में चेंज डेल्टा टी और वी पे करता है। तो डेल्टा भी बराबर तुम लिख सकते हो, प्रोपोर्शनल होगा वो भी गुने डेल्टा टी के, और जैसे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो डेल्टा भी बराबर हो जाता है भी गुने गामा गुने डेल्टा टी। और यहाँ पे जो गामा है इसको गामा पढ़ते हैं, गामा को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम का एक्सपांसन। वहाँ पे लीनियर एक्सपांसन था, यहाँ पे वॉल्यूम का एक्सपांसन होगा। इसका भी यूनिट जो होगा, गामा का जो यूनिट होगा वो होगा पर केल्विन यानी तो पर डिग्री सेल्सियस। अब बात आता है कि हम गामा और अल्फा के बीच में रिलेशन देखें। हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांसन। देखो अगर आइसोट्रोपिक मटेरियल या सॉलिड दिया हुआ, आइसोट्रोपिक मटेरियल दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि इसका अल्फा का मान सेम होगा इन ऑल डायरेक्शन। नॉर्मली अगर आइसोट्रोपिक होता है तो इसके सारे प्रॉपर्टी सारे डायरेक्शन में सेम होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है कि देखो कि इसका जो गामा होता है, गामा यानी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांसन, ये 3 गुने अल्फा के बराबर आ जाता है। ठीक है, अगर हमको ये देखना है तो हम एक काम करते हैं, हम एक क्यूब ले लेते हैं। क्यूब लेंगे तो उसके तीनों साइड क्या होंगे, लेंथ सेम होंगे, तीनों साइड लेंथ विड्थ हाइट वो है मान लो एल। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ का क्यूब।
अब मान लो कि इस क्यूब का जो टेम्परेचर है उसको डेल्टा टी से बढ़ा दिया गया है, डी टी बोल दो इसको, छोटा सा है तो डी टी बोल सकते हैं डेल्टा टी को। तो साइड में लेंथ में कितने का वृद्धि आएगा, डेल्टा एल यानी डी एल। ठीक है, तो जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एल क्यूब। तो अगर तुम इसका डी वी बाई डी एल करोगे तो ये क्या आ जाएगा 3L²। यानी जो डी वी है, डी वी वो क्या हो जाएगा, तो 3L² अगुने डी एल हो जाएगा। अब तुम जानते हो कि चेंज में लेंथ जो होता है डी एल होता है एल गुने अल्फा गुने डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ पे कितना है, डी टी। अभी हमने देखा था कि जो डेल्टा एल होता है वो होता है एल अल्फा डेल्टा टी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो डी एल होगा वो हो जाएगा एल गुने अल्फा गुने डी टी। यहाँ पे रख दो तो ये क्या हो जाएगा, डी भी बराबर हो जाएगा 3L²। और डी एल के बदले क्या लिख सकते हो तुम, डी एल के बदले लिख सकते हो एल अल्फा गुने डी टी। इसको लिख सकते हो 3L² गुने एल हो जाएगा एल क्यूब, तो हो जाएगा वॉल्यूम गुने अल्फा गुने डी टी। यानी ये हो जाएगा डी वी बराबर, जो डी वी हो गया वो हो गया तुम्हारा 3 अल्फा गुने वी डी टी। और तुमको पता है कि हमारा जो इधर से तुम डी वी लिखते हो, डी वी वो होता था वॉल्यूम गुने गामा गुने डी टी। डी वी के बदले लिख सकते हो वॉल्यूम गुने गामा गुने डी टी, वॉल्यूम गुने गामा गुने डी टी। यहाँ से डी टी से डी टी चला गया, वॉल्यूम से वॉल्यूम चला गया, तो गामा बराबर क्या आ गया 3 अल्फा। ये बात समझ में आए। तो अब देखो कि तुम समझ गए कि जो वॉल्यूम का कोफिशिएंट होगा वो 3 गुने अल्फा हो जाता है नॉर्मली। ठीक है, ये बात तुम समझ चुके हो। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ जो मटेरियल होते हैं, ठीक है, कुछ मटेरियल होते हैं उनके लिए हम लोग अल्फ़ा और गामा का वैल्यू देखेंगे। मटेरियल का नाम लिख लो इधर पे, इधर ये अल्फ़ा पर केल्विन ले लो या पर डिग्री सेल्सियस ले लो, और वैसे ही जो गामा है उसमें ले लो पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस में क्या मान होगा। तो सबसे पहला मान है स्टील। तो स्टील के लिए अल्फ़ा का मान आता है 1.2 गुणे 10⁻⁻5। फिर आता है तुम्हारा कॉपर। कॉपर के लिए मान होता है 1.7 गुणे 10⁻⁻5। फिर आता है ब्रास। ब्रास के लिए मान होता है 2 गुणे 10⁻⁻5। फिर आता है तुम्हारा एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम के लिए इसका मान जो होता है अल्फ़ा का होता है 2.4 × 10⁻⁵। अब तुमको पता है गामा लगभग 3 अल्फ़ा के बराबर होगा, तो 12 तिया कितना हो जाएगा 36 गुणे 10⁻⁻5। ये हो जाएगा 17 तिया 51 यानी 5.1 गुणे 10⁻⁻5। 2 तिया 6 गुणे 10⁻⁻5 और ये हो जाएगा 24 तिया 72 यानी 7.2 × 10⁻⁻5। तो तुम नॉर्मली क्या देख रहे हो कि गामा बराबर क्या आ जा रहा है 3 अल्फ़ा। ठीक है, ये तुमने देख लिया अलग अलग मटेरियल के लिए। अब बात आता है वो ये कि हम एक और चीज़ देखेंगे, उसका नाम होता है सुपरफिशियल एक्सपांसन। ठीक है, तो हम जो देखेंगे ये दूसरा वाला, तुमने देखो लीनियर एक्सपांसन देख लिया, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांसन देख लिया, अब देखोगे सुपरफिशियल एक्सपांसन। इसी का दूसरा नाम हम लोग दे देते हैं एरियल, यानी एरिया के अंदर एक्सपांसन। तो याद करो तुमने देखा था कि एल जो होता था डेल्टा एल लेंथ में चेंज वो होता था एल अल्फा गुने डेल्टा टी। वॉल्यूम में जो देखा डेल्टा भी वो होता था वॉल्यूम गुने गामा गुने डेल्टा टी। तो ऐसे जो एरिया में चेंज आता है डेल्टा एस वो हो जाता है एरिया गुने बीटा गुने डेल्टा टी। ये बात समझ आ रहा है। यानी अगर तुम्हारा जो एस ओ है, यानी ये क्या है, ये तुम्हारा है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया या ओरिजिनल सरफेस एरिया मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे, और जो एस टी है वो मान लो सरफेस एरिया है कितने तापमान पे
टी डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होता है, एरिया में जो चेंज होता है डेल्टा एस वो होता है एस टी माइनस एस ओ, फाइनल माइनस इनिशियल। ये हो जाता है ओरिजिनल एरिया गुने बीटा गुने टेम्परेचर में चेंज डेल्टा टी। तो इस कारण से क्या होता है कि हमारा जो बीटा है उसको हम बोल देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल, या एरियल भी लिखा रहेगा, सुपरफिशियल एक्सपांसन। पर जब तुम ऐसे एवरेज लेके देखोगे तो याद होगा तुमको गामा बराबर हो रहा था 3 अल्फा, तो यहाँ पे जो बीटा होगा वो हो जाता है 2 अल्फा के। यानी अगर तुमको लीनियर कोफिशिएंट पता है तो एरियल निकालना है तो 2 से गुना कर देना, वॉल्यूमेट्रिक निकालना है तो 3 से गुना कर देना। ये बात समझ गए? चलो अब बात निकल के आता है कि हम लोग देखेंगे एनामोलस एक्सपांसन ऑफ वाटर, ये क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला चीज़ होता है कि जितने भी लिक्विड हैं, मोस्ट ऑफ द लिक्विड, जितने भी लिक्विड हैं वो क्या होते हैं, वो एक्सपांड करते हैं, बढ़ते हैं जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। समझ रहे हो? और उनके लिए भी ये जो हमने इक्वेशन निकाला था, जो भी इक्वेशन कि जो डेल्टा भी होता है वॉल्यूम गुने गामा गुने डेल्टा टी, ये इक्वेशन उनके लिए भी लागू होता है। ठीक है। तो नॉर्मली अगर देखोगे, ये पहला पॉइंट बोल दो। दूसरा पॉइंट अगर देखोगे, जो गामा का मान होता है लिक्विड के लिए वो लगभग देखोगे तो 100 टाइम्स, यानी 100 गुना ऑफ सॉलिड का गामा ऐसा होता है। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, सम सब्सटेंस ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी उसमें वृद्धि नहीं होकर कमी होता है। कब? जब वो व्हेन हीटेड ओवर ए सर्टेन रेंज, यानी कुछ ऐसे तापमान का जोन होता है, मान लो x से लेकर y तक, कि इसमें अगर इसको हीट किया तो ये होना तो था एक्सपांसन, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसा होता है कि एक्सपांड नहीं करके उल्टा कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। ये एकदम अपोजिट दिखाता है। और इसका जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है वाटर। कॉमन एग्जाम्पल अगर देखोगे, ये जो विचित्र तरह के सब्सटेंस है वो है वाटर। ये एनामोलस बिहेवियर दिखाते हैं, या अजीब बिहेवियर दिखाते हैं। नॉर्मली जब देखोगे कि वाटर के अंदर क्या होता है कि अगर 1 ग्राम तुमने वाटर ले लिया है, ठीक है, और उसका अगर हम देखेंगे कि टेम्परेचर जो है कैसे, टेम्परेचर, ये वॉल्यूम यहाँ पे बनाते हैं, वॉल्यूम ले लो तुम सेंटीमीटर क्यूब में, और यहाँ पे ले लो तापमान ले लो डिग्री सेल्सियस में। तो देखने को ये मिलता है कि अगर इसको हम यहाँ पे ये जो ग्राफ बनाते हुए हमने प्रेशर एज्यूम किया है, वो 1 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर एज्यूम किया है, तो देखने को ये मिलता है कि जब इसका तापमान हम बढ़ाते जाते हैं, यहाँ पे है 0, यहाँ पे 2 डिग्री सी, ये तापमान सेल्सियस में है, यहाँ पे है 4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे है 6, यहाँ पे आगे बढ़ते गए, तो देखने को ये मिलता है कि 4 डिग्री पे ग्राफ ऐसा बनता है। समझ रहे हो? यहाँ पे तुम ले लो कुछ भी 1, ये है 1, यह 1.0002, इधर पे है 1.0003 सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम है वाई एक्सिस पे। ऐसा एक ग्राफ बनता है। तो देखो होता क्या है, जो 1 ग्राम ऑफ वाटर लोगे और इसका हमने टेम्परेचर का वेरिएशन देख रहे हैं, तो जब 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक तुम तापमान को बढ़ा के लेके गए, तो तुम देख रहे हो ना कि वॉल्यूम कम हो रहा है। पहले वॉल्यूम ऊपर था, यहाँ पे था, अब घट के यहाँ पे आ गया 4 डिग्री पे। समझ आ रहा है? यानी जो 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका वॉल्यूम होता है वाटर का, वो मिनिमम आता है।
होना क्या चाहिए था, तापमान बढ़ा है 0 से 4 पे तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 0 से जब 4 पे आया तो वॉल्यूम घट ही गया। यानी क्या होता है, वॉल्यूम अगर मिनिमम आया तो 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो डेंसिटी आएगा वो मैक्सिमम आता है। और वो मैक्सिमम डेंसिटी कितने होते हैं, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब जब तुम 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लेके जाने लगे, x डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाओगे तो क्या होगा, इसका भी ये एक्सपांड करेगा, वाटर भी एक्सपांड करेगा जैसे बाकी सब्सटेंस करते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन है, ये जो एना अजीब तरीके का बिहेवियर है कि तापमान 0 से 4 पे लेके गए तब भी वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। वो क्यों होता है, तो इसका जो कॉज है, जो कारण है, जो कॉज है ये एनामोलस बिहेवियर का, वो ये है कि इस बिहेवियर के कारण, जो एनामोलस बिहेवियर है, इसके कारण से क्या होता है, ये क्या कर देता है कि कोल्ड वेदर के अंदर देखोगे, कोल्ड वेदर के अंदर तो आइस का जो फॉर्मेशन होता है वो पहले सरफेस पे होता है। आइस फॉर्मेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है, टेक्स प्लेस फर्स्ट ऑन सरफेस। यानी लेक के अंदर अगर देखोगे तो आइस पहले कहाँ पे बनता है, सरफेस पे बनता है। क्या होता है, जैसे जैसे विंटर आ गया, मान लो विंटर आया, ठीक है, तो तापमान क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो पहले तापमान कहाँ से, ये तापमान डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मान लो पौंड है, ये तालाब है, तो ये जो एटमॉस्फियर का एयर है उसका तापमान कम हुआ, इस कारण से पहले किसका तापमान गिरेगा, ये सरफेस वालों का गिरेगा तापमान। सही बात है। तो तापमान कहाँ पे गिरता है, फर्स्ट ऑन सरफेस, यानी तापमान में जो डिक्रीमेंट आता है वो पहले सरफेस में आता है। इस कारण से तापमान गिरने से वॉल्यूम कम होता था ना, वॉल्यूम कम होना मतलब क्या हो जाता है कि वाटर जो है सरफेस पे वो कम हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, यानी उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, श्रिंक। वाटर श्रिंक करेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डेंसिटी बढ़ा यानी ये भारी हो गया तो वाटर अब क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो वाटर क्या हो जाएगा, नीचे डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। इस कारण से क्या हो रहा है कि पहले जो तापमान कम हो रहा है वो किसका, तो वो पहले जो सरफेस है वो 0 डिग्री सी पे पहुंच जाएगा, पहली में फर्स्ट कौन पहुंचेगा, सरफेस। और उस कारण से जो लेक का जो सरफेस का ऊपर का, तो लेक के ऊपर किसका हो जाता है, वो आइस जम जाता है ऊपर में, कवर्ड विथ आइस। तुम जानते हो कि आइस जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है, यानी हीट के लिए अगर देखोगे तो आइस इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इस कारण से अगर ऊपर में आइस बन गया तो अब जो है ये ठंडा हवा, जो ठंडी ठंडी हीट है वो अंदर नहीं पहुंच पाता है, उस कारण से अंदर का जो तापमान है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसीलिए जो वाटर जो बॉटम पे है, नीचे है आइस कवर के नीचे, वो अभी भी कितने डिग्री पे रहेगा, थोड़ा ज़्यादा डिग्री पे रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। और 4 डिग्री पे हमने क्या बताया था, जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट वाटर का। इस कारण से कि जब बहुत कोल्ड वेदर हो जाता है, यानी बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता, तब भी जो अंदर के जो जीव जंतु हैं, जो एक्वेटिक एनिमल हैं, जो एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले जो सजीव हैं, एक्वेटिक लाइफ अभी भी क्यों जिंदा बच जाता है, सरवाइव कर जाता है कोल्ड वेदर को। क्योंकि कोल्ड वेदर को इसलिए सरवाइव कर जाता है क्योंकि इसके अंदर अगर ये बर्फ़ पूरा ही जम जाता तो क्या होता है, तो ये लोग बर्फ़ में ही, ये लोग भी जम जाता, मछली, व्हेल मछली सब जम जाते। लेकिन ये जमता नहीं है, क्यों, क्योंकि बर्फ़ केवल और केवल सरफेस पे जमता है और अंदर का वाटर अभी भी क्या रहता है, अनफ्रोजन रहता है बॉटम में, और ये
4 डिग्री सी से ज़्यादा टेम्परेचर पे रहते हैं, भले बाहर का टेम्परेचर कितना भी हो जाए। ये बात समझ में आए? चलो, तो तुम समझ गए कि क्यों सरफेस के ऊपर जो है पहले जो पानी जमता है वो सरफेस के ऊपर क्यों जमता है आइस, और नीचे का टेम्परेचर अभी भी ज़्यादा क्यों रहता है। अब हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स। सबसे पहले बात आता है कि मान लो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, कोई भी ये सॉलिड है, ठीक है, और इसके अंदर एक होल है, ये होल है। तो तुमको पूछ रहा है कि जो होल का साइज है उसको क्या होगा, होल के साइज को क्या होगा अगर टेम्परेचर जो है ऑब्जेक्ट का वो बढ़ा दिया जाए। तुम सोचोगे कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सपांड कर जाएगा, ये एक्सपांड करेगा, इसलिए तुम सोच रहे हो कि होल श्रिंक हो जाएगा यानी छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये बाहर का मटेरियल था वो सिंक होकर अंदर घुस जाएगा। क्यों तुम ऐसा क्यों सोचोगे कि होल छोटा हो जाएगा? क्योंकि जो मटेरियल है वो एक्सपांड होकर कहाँ चला जाएगा, एक्सपांड्स इनटू द होल, कि मटेरियल बढ़ के होल में चला जाएगा। बट ये सही नहीं है। ट्रूथ क्या है? ट्रूथ ये है कि ऑब्जेक्ट अगर एक्सपांड होता है तो होल भी एक्सपांड होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी एवरी लीनियर डायमेंशन, कोई भी लीनियर डायमेंशन है, रेडियस है होल का, वो चेंजेस इन द सेम वे, उसी तरीके से सारे लीनियर डायमेंशन बदलते हैं व्हेन टेम्परेचर चेंजेज। तो जैसे ए जो था, ये ए जो रेडियस था वो अभी बढ़ के हो जाएगा ए प्लस डेल्टा ए, तो होल का साइज क्या हो गया, होल का ये रेडियस बढ़ गया। वैसे जो ये बाहर का था वो भी बढ़ के कितना हो गया, बी प्लस डेल्टा बी, जब तुमने तापमान बढ़ाया तो, यानी अभी यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो है टी इनिशियल प्लस डेल्टा टी है। तापमान बढ़ाओगे तो ये होल भी क्या होगा, बढ़ेगा, होल श्रिंक नहीं करेगा, होल भी एक्सपांड करेगा, होल का साइज। ठीक, अब बात आता है एक्सपांशन ऑफ बाई मेटालिक स्ट्रिप। बाई मेटालिक स्ट्रिप किसको बोलते हैं? देखो, बाई का मतलब होता है दो, मेटालिक मतलब दो मेटल से बनके। तो पहला क्या है, ये स्टील का रॉड है, सीट है, स्ट्रिप है, पट्टी है, और दूसरा क्या है, ये ब्रास का पट्टी है। तो ये दो पट्टी है तो इसीलिए इसको बोल देते हैं हम लोग बाय स्ट्रिप, बाय मेटालिक स्ट्रिप। तो देखो, ईच सब्सटेंस यानी अलग अलग जो सब्सटेंस होता है, अलग अलग पदार्थ होता है, वो स्टील हो, कॉपर हो, उसके क्या होते हैं, उनका खुद का ओन कैरेक्टरिस्टिक, यानी उनका एक गुण होता है, और उसी हिसाब से एक कैरेक्टरिस्टिक एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांसन, अब वो अल्फ़ा हो, बीटा हो, गामा हो, कोई भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांसन है, तो हर एक सब्सटेंस का अपना अलग अलग होता है, राइट। तो होता क्या है कि जब भी ब्रास का रॉड और स्टील रॉड, इनका जब टेम्परेचर जो है बढ़ा दिया जाता है और उसका जो वृद्धि है डेल्टा टी दोनों के अंदर वो सेम रखा जाता है, तो होता क्या है कि जो ब्रास है ना, ब्रास रॉड, वो ज़्यादा एक्सपांड कर जाता है, एक्सपांड्स मोर, इसका लेंथ ज़्यादा बढ़ जाता है ब्रास का। क्यों? क्योंकि जो ब्रास का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांसन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांसन जो है ब्रास का वो ज़्यादा होता है, इज़ मोर देन स्टील। तो जिसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांसन ज़्यादा है उसके लेंथ में या बाकी चीज़ों में भी वृद्धि ज़्यादा होगी, समझ रहे हो?
तो इस कारण से क्या होता है कि ये जो ब्रास है बाहर में ब्रास को रखते हैं, इसके लेंथ में वृद्धि ज़्यादा हो जाता है किसके मुकाबले, स्टील के मुकाबले। तो इस कारण से क्या होता है, ब्रास इसको मोड़ देता है इसे बढ़ के, समझ रहे हो। तो रूम टेम्परेचर पे दोनों का लेंथ तुम देख रहे थे सेम रखा गया था, लेकिन जैसे हायर टेम्परेचर पे गया तो बाहर में कौन है, ब्रास, बाहर में है ब्रास, याद रखना बाहर में है ब्रास, ब्रास में होगा ज़्यादा, स्टील में होगा एक्सपांसन कम। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, देखो इसका यूज जो किया जाता है वो थर्मोस्टेट्स के अंदर में किया जाता है। क्या होता है ये, थर्मोस्टेट को जैसे तुम स्विच होता है ना उसमें ब्रेक और मेक यानी स्विच ऑन ऑफ जैसे करते हो, इसका यूज होता है ब्रेक और मेक इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट, इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट। बाई मेटेलिक स्ट्रिप का यूज कहाँ पे होता है, देखो तुम लिख सकते हो बाई मेटेलिक स्ट्रिप इज फाउंड इन थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट्स। थर्मोस्टेट्स क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट को बनाने या तोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बाई मेटेलिक स्ट्रिप को यहाँ पे लगा दिया, ये एक कनेक्शन है, स्विच का कनेक्शन है। तो जब ये दोनों तार टच किया हुआ है, ये वाला जो टच किया इससे, तो यहाँ पे ऑन हो गया ये 25 डिग्री पे। और जैसे ये तापमान बढ़ के 30 डिग्री हुआ तो ये वाला लंबाई इसका बढ़ गया ब्रास का, उस कारण से क्या हुआ, ये उसको धकेल दिया अंदर की तरफ, तो ये वाला पॉइंट बाहर की तरफ आ गया। तो अब क्या हो गया, ये ऑफ हो गया। तो इस तरीके से हम लोग बाई मेटेलिक स्ट्रिप को यूज करते हैं थर्मोस्टेट के अंदर। यहाँ पे हम लोग ऑन ऑफ करने के लिए स्विच टाइप का थर्मोस्टेट में यूज होता है, ठीक है। अब एक थ्योरी हमारा कि तापमान का डेंसिटी पे क्या असर पड़ता है। तुमने देखा कि जो ज़्यादातर सब्सटेंस होते हैं, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस व्हेन हीटेड, जब इनको हीट किया जाता है तो क्या होता है, हीट करने पे क्या होता है, इसका एक्सपांड करता है। तो अगर गिवन मास है, मास को फिक्स कर दिया गया, गिवन मास है सब्सटेंस का, तो अगर तुम हीटिंग करोगे उसका, हीटिंग, तो वॉल्यूम क्या होगा, एक्सपांड करेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम, मास को तुमने रख दिया है कांस्टेंट, तो डेंसिटी वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी तापमान बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होता जाएगा। यानी जो डेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/वॉल्यूम के। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ये बात तो तुम्हें पता है। तो यानी तुम कह सकते हो कि रो डैश बाय रो करोगे तो ये हो जाएगा v बाय v डैश, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उल्टा होता है रो डैश, तो यहाँ पे आ जाएगा v डैश, रो तो ऊपर में v। यानी तुम कह सकते हो कि इसको v बाय, अब v डैश क्या है, तो थोड़ा नया वाला वॉल्यूम, तो v प्लस डेल्टा v। पहले ओरिजिनल वॉल्यूम v था, नया वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया तो डेल्टा v जोड़ दिए तो ये वॉल्यूम मिल गया। तो v बाय v प्लस डेल्टा v लिख सकते हो। और तुमको पता है डेल्टा v बराबर क्या होता है, ओरिजिनल वॉल्यूम गुने गामा गुने डेल्टा टी। यहाँ पे लिख सकते हो ओरिजिनल वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम प्लस ओरिजिनल वॉल्यूम गुने गामा गुने डेल्टा टी। यानी तुम बोल सकते हो कि रो डैश बाय रो इज इक्वल टू v, ऊपर में आ गया, नीचे में 2v है तो v कॉमन ले लो, तो 1 प्लस गामा गुने डेल्टा टी, v से v चला गया। तो यानी यहाँ से आ गया हमको कि रो डैश बराबर आ गया रो डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा गुने डेल्टा टी। यानी नया वाला डेंसिटी बराबर हो गया पुराना डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये नीचे बट्टा में है तो इसको तुम ये भी लिख सकते हो रो गुने 1 प्लस गामा डेल्टा टी का पावर -1, बट्टा से जब गुना में लाते हो तो -1 पावर हो जाता है। तो यहाँ से अगर गामा अगर दिया हो कि गामा इज वेरी स्मॉल तो क्या लिख सकते हो तुम लोग, यहाँ से तुमने पहले निकाला था कि रो डैश बराबर होता है रो गुने 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1। जब गामा बहुत स्मॉल होता है, गामा बहुत स्मॉल होता है तो तुम 1 प्लस
गामा गुने डेल्टा टी की पावर -1 को लिख सकते हो लगभग ये पावर बाइनोमियल तुमने पढ़ा है बेसिक मैथ में, तो पावर यहाँ आ जाता है, ये लगभग लिख सकते हो 1 - गामा डेल्टा टी के बराबर। तो यहाँ से क्या फार्मूला आ जाएगा, स्मॉल रो के इसके लिए तो रो डैश लगभग बराबर हो जाएगा इनिशियल रो गुने 1 - गामा डेल्टा टी के। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हमारे को यूज होता है। रो डैश बराबर इनिशियल रो 1 - गामा डेल्टा टी के, समझ गए। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एपरेंट वेट व्हेन इमर्स्ड इन ए लिक्विड। जब लिक्विड में इमर्स किया जाता है तो जो एपरेंट वेट होता है उस पर क्या असर पड़ता है, ये अब देखेंगे हम लोग। देखो, जब भी कोई व्हेन ए सॉलिड बॉडी को कंप्लीटली इमर्स किया जाता है किसी लिक्विड में, तो तुम जानते हो कि जब लिक्विड के अंदर किसी बॉडी को डुबा दिया जाता है तो उसके ऊपर के तरफ एक बुआंसी फोर्स लगने लगता है, बुआंसी फोर्स। उस कारण से क्या होता है कि जो एपरेंट वेट है, जो एपरेंट वेट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ अप थ्रस्ट, जिसको हम बुआंसी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ जो ऊपर की तरफ लगता है उसको हम बोल देते हैं अप थ्रस्ट। कौन लगाता है ये? बाय लिक्विड, लिक्विड लगाता है इसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ। तो जो वेट एपरेंट वेट देखोगे वो होता है एक्चुअल वेट माइनस बुआंसी फोर्स। ये एफ क्या है, ये हमारा बुआंसी का हो या अप थ्रस्ट बोल दो। और ये अप थ्रस्ट का मान जो होता है ये होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये जो सॉलिड है वो गुने डेंसिटी ऑफ लिक्विड गुने जी, रो भी जी होता है ना। लेकिन जब बुआंसी फोर्स निकालते हो तो हम लोग लिक्विड का डेंसिटी लेते हैं, समझ रहे हो। जो वॉल्यूम है वो हमने सॉलिड का वॉल्यूम लिया है, लेकिन जो रोल एल है वो लिक्विड का डेंसिटी है। ये बात समझ में आ रहा है। अब क्या होता है, जब तुमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, जब तुमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो Vs क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बढ़ जाएगा, और रो ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, डिक्रीज करता है। ये बात तो पूरा क्लियर है, टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाएगा लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है वॉल्यूम, और लिक्विड का डेंसिटी घट रहा है। तो हम एग्जैक्ट बता नहीं सकते कि फोर्स जो है अप थ्रस्ट जो है वो या तो इंक्रीज भी हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है, क्योंकि हमको नहीं पता कि क्या हो सकता है, या कांस्टेंट भी रह सकता है। ये तीनों केस हो सकते हैं कि ये जितना बढ़ा उतना ही वॉल्यूम, जितना बढ़ा उतना ही अगर डेंसिटी उतने ही फैक्टर से कम हो जाए तो कांस्टेंट रह जाएगा। तो अब बात आता है कि कौन किसको डोमिनेट कर रहा है, यानी वॉल्यूम पे ज़्यादा असर पड़ रहा है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे, उस पर डिपेंड करता है। यानी जो तुम्हारा फोर्स है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड गुने रो ऑफ लिक्विड के। यानी अगर तुम एफ डैश बाई एफ लिखोगे थ्रस्ट में तो ये हो जाएगा वी एस का डैश बाई वी एस गुने रो एल का डैश बाई रो एल। अब वी एस डैश नया वॉल्यूम क्या होता है, तो पुराना वॉल्यूम जोड़ डेल्टा इन पुराना वॉल्यूम डिवाइडेड बाय पुराना वॉल्यूम, और रो एल डैश बाय रो एल हमने पिछले पन्ने पे निकाला है। रो एल डैश बाय रो एल जो होता है ये होता है 1/1 प्लस गामा डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस गामा डेल्टा टी हो जाएगा। गामा किसका लेंगे, यहाँ पे लिक्विड का लेंगे, इसलिए गामा एल लिख दो। फिर से तुम लिख सकते हो कि जो एफ डैश बाय एफ है तो वी एस को तो वी एस लिख दो, डेल्टा वी एस को हम लिख सकते हैं वी एस गुने गामा गुने डेल्टा टी डिवाइडेड बाय वी एस गुने 1+1 जोड़ गामा लिक्विड गुने डेल्टा टी। तो वी एस कॉमन है तो इससे ये हो जाएगा 1। तो जो तुम लिख सकते हो ये हो जाएगा क्या चीज़, ये हो जाएगा इधर पे कि जो एफ डैश बाई एफ आ जाएगा, हो जाएगा 1 प्लस गामा ऑफ सॉलिड डेल्टा टी। ये वाला जो था वो क्या था, गामा ऑफ सॉलिड था ये।
तो ये हो जाएगा 1 प्लस गामा ऑफ सॉलिड डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड डेल्टा टी। तो अगर इफ़ क्या हो कि जो तुम्हारा गामा ऑफ सॉलिड ज़्यादा हो जाए गामा ऑफ लिक्विड से, ये ज़्यादा हो जाए, तो ऊपर वाला जब बड़ा हो जाएगा यानी एफ डैश बड़ा हो जाएगा एफ से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपली होता है कि जो एपरेंट वेट नया वाला यानी डैश वाला वो कम हो जाएगा पुराने वाले एपरेंट से। अगर इफ़ गामा ऑफ सॉलिड कम हो जाए गामा ऑफ लिक्विड से तो एफ डैश जो है कम हो जाएगा एफ से, यानी जो वर्क डन एपरेंट है वो ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी वर्क डन बोल रहा हूँ, वेट एपरेंट है नया वाला वो ज़्यादा हो जाएगा डब्ल्यू से। अगर गामा ऑफ सॉलिड इक्वल टू हो जाए गामा ऑफ लिक्विड से तो एफ डैश बराबर आ जाएगा एफ के, यानी जो एपरेंट वेट नया वाला होगा वही पुराने वाले के बराबर हो जाएगा। तो ये 3 केस बनते हैं जो तुमको समझ में आना चाहिए। थोड़ा इसके ऊपर सोचोगे तब समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, फ्लोटिंग कंडीशन का भी देखेंगे, ये वाला नेक्स्ट पेज पे देखेंगे।